हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल फार्मा डिजिटल। फार्मा डिजिटल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसका तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। इसके अंदर हम फार्मेसी लाइन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन होती है, उसके अंदर होने वाले कंटामिनेशंस को देखेंगे, किस तरह से हमारी दवा को इफेक्ट करती हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब जो हमारी इम्प्योरिटीज है हमारी असेंबली लाइन के अंदर, वो कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, एक बार उसका अवलोकन करते हैं। पहला है रॉ मटेरियल एंड स्टार्टिंग मटेरियल। हम जो सामान हमारी असेंबली लाइन के लिए परचेज करते हैं, वो अगर कंटामिनेटेड मिल जाए हमें, उनके अंदर ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाएं जो कि हमारी फार्माकोपिया के हिसाब से तय लिमिट जो होती है उससे ज्यादा हो, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट टॉक्सिक बनेगा। दूसरा है स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे कि स्टार्टिंग मटेरियल आप जानते हैं, जब हम किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते समय जिन दो केमिकल्स को या दो से ज्यादा केमिकल्स को मिला के हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। अगर वो स्टार्टिंग मटेरियल एडिक्वेटली प्यूरिफाइड नहीं होगा, जिस उसकी जो लिमिट है प्यूरिफिकेशन की, अगर उस तक लिमिट नहीं होगा, उससे ज्यादा उसमें अगर इम्प्योरिटीज होंगी, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, टॉक्सिक बनेगा। अब ये तो बात हो गई जो हमने बाहर से जो प्रोडक्ट लिया था रॉ मटेरियल, उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे अंदर प्रोसेसिंग के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो कुछ गड़बड़ होती हैं, कुछ जो हमारे से भूल चूक होती हैं, एक बार उनको देखते हैं। इसके अंदर पहला है केमिकल रिएक्शंस। जब हम हमारे प्रोडक्ट के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो जिन केमिकल रिएक्शंस की हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके अलावा भी कुछ अनइंटेंडेड यानी जिनकी हमें चाहत नहीं होती, अनचाही रिएक्शंस भी हो जाती हैं। उन्हीं रिएक्शंस को अनइंटेंडेड रिएक्शंस कहते हैं। मान लो हमारा प्रोडक्ट P1 बनना चाहिए रिएक्शन 1 से, लेकिन उसके साथ ही अगर रिएक्शन 2 भी हो गई है बीच में, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो टॉक्सिक होगा। सेकंड इज इंटरमीडिएट्स। जैसे कि हमारा इंटरमीडिएट होता है कोई, जैसे हमने HCl लिया या एसिटिक एसिड लिया, जिसको कि रिएक्शन कराने के लिए हमें जरूरी होता है। अगर वो प्योरीफाई नहीं हुआ, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी प्योरीफाइड नहीं होगा। थर्ड इज कैटलिस्ट्स एंड रिएजेंट्स। जैसे कि अभी ऊपर ही हमने बात की थी इंटरमीडिएट्स की, ये भी लगभग वैसे ही होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं। अगर ये उतने एडिक्वेट नहीं हुए या इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो प्योरिफिकेशन में पूरी तरह से ये भाग नहीं लेंगे और हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंटामिनेटेड होगा। क्योंकि रिएक्शन तो चलती रहेगी, लेकिन कैटलिस्ट ना होने की वजह से उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। डी डी पॉइंट है इसका इक्विपमेंट एंड कंटेनर्स। अब इसके अंदर जो हम कुछ अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए अपना सामान लेते हैं, जैसे कि कंटेनर हैं, बॉक्सेस हैं, वो अगर अपना कुछ लीक आउट कर देते हैं टॉक्सिक जो उनकी फॉर्मेशन होती है उसमें से, जैसे कि हमने हमारे प्लास्टिसाइजर्स लिए, प्लास्टिसाइजर्स में पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीकार्बोनेट अपने अंदर से बिसफिनॉल रिलीज कर सकता है, या पॉलीसेट्राइन है, पॉलीसेट्राइन से सेट्राइन रिलीज हो जाता है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसमें से विनाइल क्लोराइड जो है वो निकल के हमारे प्रोडक्ट के अंदर आ सकता है। थर्ड पॉइंट इज पैकेजिंग एंड स्टोरेज। अब देखिए इसके अंदर जो पैकेजिंग है वो उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। पैकेजिंग के अंदर हमने पहले भी बात की थी, जैसे प्लास्टिसाइजर्स हैं, वो अपना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे फाइनल प्रोडक्ट में या हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके अंदर रिलीज कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रिंटिंग इंक्स होती हैं, वो प्रिंटिंग इंक्स भी जो है हमारे प्रोडक्ट में आ सकती है। इसके बाद प्रॉपर जो स्टोरेज कंडीशंस हैं, अब जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं थर्मोलबाइल होते हैं, उनको हीट से बचाना होता है। कुछ प्रोडक्ट हैं जो तुरंत मॉइस्चर हो जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं।
कुछ लाइट रेजिस्टेंट होते हैं, इसके लिए हमें एम्बर कलर की जो बॉटल्स हैं उनका यूज करना होता है। तो ये सब चीजें हमें पैकेजिंग और स्टोरेज के समय ध्यान रखनी चाहिए। फोर्थ इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा रिएक्शन नुकसानदायक होता है, इसलिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन होती है उसको हम एसेप्टिक एरिया में बनाते हैं, या कि यानी कि हम जितने भी माइक्रोबियल हमारी कंटामिनेशन होने का चांस होता है उससे हम बचा के रखते हैं। उसके अंदर कोई भी जो बाहर की हवा है, जो नेचुरल एयर है, उसको नहीं जाने देते, उसके साथ डस्ट माइक्रोबियल्स आने का पूरा चांस होता है। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी। अब हमारा जो वाटर है वो स्टरलाइज होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट ही खराब हो जाएगा। अब हमने ऊपर जो इम्प्योरिटीज पढ़ी थी, उन इम्प्योरिटीज का हमारे प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट होगा या हम लोगों पर उसका क्या इफेक्ट होगा, जरा उसको अभी देख लेते हैं। पहला है सेफ्टी। अगर हमारा ड्रग पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक नहीं होगा तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारी जीन्स को इफेक्ट हो सकता है। इसकी वजह से कार्सियोजेनिसिटी हो जाती है, यानी कैंसर कारक हो सकती है। नेक्स्ट है एलर्जीनिसिटी। अगर हमारा प्रोडक्ट टॉक्सिक हो जाएगा तो हमारे अंदर एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं वो खड़ी हो सकती हैं। हमारा जो शरीर है खून का पानी होना शुरू हो जाएगा, उसका जो आम भाषा में जिसको कहा जाता है। दूसरा इसका जो इफेक्ट होगा वो एफिकेसी जो हमारी दवा की होनी चाहिए वो नहीं होगी। हमारा थ्योरेपेटिक जो कंसिस्टेंसी हमें मिलनी चाहिए, दवा लेने के बाद जो हमें आराम आना चाहिए, वो आराम हमें नहीं मिलेगा। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम चाहते हैं हमारे शरीर में दवा से, वो दवा से हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिल पाएगा। सेकंड है स्टेबिलिटी। जिन दवाओं को हम लंबे समय के लिए बनाते हैं, अगर उनमें इम्प्योरिटीज होगी तो उनके अंदर माइक्रोबियल्स ग्रो कर जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी और वो बहुत जल्दी कंटामिनेटेड हो जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है एनालिटिकल चैलेंजेस। अगर हमारी दवा कंटामिनेटेड होगी होगी कम मात्रा में, लेकिन उसकी लिमिट से ज्यादा होगी तो उनका क्वांटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप अभी आगे जब लिमिट टेस्ट हम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लिमिट टेस्ट होता है वो सब क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है। मतलब हम जो हमारी इम्प्योरिटी है उसको हम रेफरेंस, जो हमारा सैंपल होता है उस रेफरेंस सैंपल से मैच कर सकते हैं, उसको तोल नहीं सकते। जैसे कि हम मान लो किसी चीज को तोलते हैं तो उसका एक वजन होता है 100 मिलीग्राम, लेकिन हम उसको किसी बैलेंस पे, किसी कांटे तराजू पे तोल नहीं सकते। तो उस जो कंटामिनेशन है, जो उसके अंदर उसकी टॉक्सिसिटी है, उसको मेजर करने का कोई बहुत एक इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। कुछ जो टॉक्सिसिटी होती है, इम्प्योरिटी होती है, उसको एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो टेक्निक होती हैं उनकी हमें जरूरत होती है। जैसे आपने देखा हो कि किसी किसी बीमारी के लिए हमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड मशीनरी की जरूरत होती है, जैसे एमआरआई है या सीटी स्कैन है या पेट सीटी है। ये बड़ी बड़ी मशीनें हर जगह नहीं होती है, उसके लिए हमें बड़े शहरों में जाना होता है, बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। तो इस वजह से कुछ एनालिटिकल चैलेंजेस हमारी जो है इस प्रोडक्शन लाइन में आ सकते हैं। अब फोर्थ है इसके अंदर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। फ्रेंड्स, जो कोई भी हम ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं उस ड्रग्स को हम ऐसे ही बाजार में नहीं उतार सकते। उसके लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, उनको सैंपल भेजने होते हैं, समय समय पर सैंपल हमारे चेक भी होते हैं। अगर वो सैंपल गवर्नमेंट द्वारा या कहें तो फॉर्म इंडियन फार्माकोपिया द्वारा के माध्यम से जो तय मानक हैं, उन मानकों से अगर वो नीचे है तो एक रेगुलेटरी कंप्लायंस हो जाता है हमारे ऊपर, एक लीगल कंप्लायंस हमारे ऊपर लग जाता है और इसकी वजह से हमें सजा भी मिल सकती है हमारी दवाओं को
बाजार से हटाया भी जा सकता है और हमें उसके लिए जुर्माना या सजा भी हो सकती है। दूसरा है जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसके साथ ही जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। अगर उस शेड्यूल के हिसाब से हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है वो सीज भी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत थोड़े में हमारी इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ा। आज हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझें, याद करें और इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप अपने एग्जाम में इनको लिख के आते हैं तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिलने का पूरा चांस है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।